हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है आपके प्यार में भाग 41। चौहान मेंशन। स्वर बाहर गार्डन एरिया में वॉक कर रहा था और अब सरगम भी उसके पीछे पीछे आई। स्वर सरगम से नाराज होकर ही वहां पर आया था। जैसे ही सरगम स्वर के सामने आकर खड़ी हुई, स्वर ने अपनी आईब्रो ऊपर की तरफ उठाई और दूसरी तरफ घूम गया। सरगम उसे छेड़ते हुए बोली, ओ ले ले, मेरा बेबी नाराज हो गया। स्वर मुंह बनाते हुए बोला, ज्यादा अपने इस बेबी को परेशान मत करो, वरना कहीं इसने यहीं पर रोना शुरू कर दिया तो तुम्हें ब्रेस्ट फीड करवाना पड़ जाएगा और फिर तुम अपने इस बच्चे से अपनी जान छुड़ाती भागोगी। उसकी बात पर सरगम एकदम से खामोश हो गई। उसने तुरंत अपनी नजरें इधर उधर घुमाई। वैसे भी घर वाले उनका मजा बनाने के लिए तैयार बैठे रहते थे। उसे डर था कि कोई कहीं अब यहाँ पर भी उसे उन पर नजर नहीं रख रहा। वो जल्दी से स्वर के बिल्कुल करीब हुई और बोली, क्या बोल रहे हैं आप चौहान साहब? आप पागल हो गए हैं क्या? आप जानते हैं ना यहाँ सब कैसे हैं? स्वर उसे घूरते हुए बोला, बाकी सब की छोड़ो, तुम खुद के बारे में बताओ। तुम कैसी हो? जब तुम्हारा मन करता है तब तो मेरे पीछे पीछे ऑफिस चली जाती हो, वहां पर आकर रोमांस शुरू कर देती हो। और अब जब मैंने तुम्हें सिर्फ एक सिंपल वॉक के लिए कहा तो तुम्हारे नखरे हाई हो गए। अब क्यों आई हो यहाँ पर? जाओ, अभी जाओ और आराम से जाकर सो जाओ। सरगम मायूस सा चेहरा बनाकर बोली, कितने खड़ूस हैं आप चौहान साहब। यहाँ पर मैं आपको मनाने के लिए आई हूँ और आप हैं कि मुझ पर गुस्सा किए जा रहे हैं। मुझे क्या पता था कि आपका मतलब सिर्फ नॉर्मल वॉक से है। अब आप सारा दिन मुझसे किसी मधुमक्खी की तरह चिपकते रहते हैं तो मुझे डर लग रहा था कि कहीं आप बाहर गार्डन में भी आकर मुझे चिपकना ना शुरू कर दो। इसीलिए मैं मना कर रही थी और आपको रूम में चलने का बोल रही थी। स्वर हैरानी से बोला, व्हाट डू यू मीन? वाई मधुमक्खी? सरगम ने अपने लोअर लिप को अंदर की तरफ दबा लिया। स्वर गुस्से से बोला, अब तुम्हें मुझ में मधुमक्खी नजर आता है? स्वर चौहान, जिसको नजर उठाकर भी देखने की किसी में हिम्मत नहीं होती, तुम उसके सामने ही उसे मधुमक्खी बोल रही हो। सरगम झट से बोली, तो आप कोई और थोड़ा ना है, आप तो मेरे चौहान साहब हैं और मैं आपके लिए कोई गैर थोड़ी ना हूँ। मैं आपकी हार्ट बीट हूँ। मैं तो आपको कुछ भी बोल सकती हूँ। अच्छा छोड़िए ना इन सब बातों को, चलिए अंदर चलिए। स्वर उसे तिरछी नजरों से देखते हुए बोला, ये जो तुम बार बार मुझे अंदर चलने को बोल रही हो, आखिर बात क्या है? मेरे अंदर की हवस तो छोड़ो, मुझे तुम्हारे लक्षण कुछ ठीक नहीं नजर आ रहे। आखिर चाहती क्या हो? ये बोलते हुए अब उसने अपनी आईब्रो ऊपर की तरफ उठाई। सर का मुंह बनाते हुए बोली, मैं कुछ नहीं चाहती। मैं वो निहारिका नहीं हूँ जो सेक्सी सी नाइटी पहनकर आपको सेड्यूस करूंगी। स्वर भी तुरंत बोला, निहारिका से याद आया, कितनी अच्छी थी ना निहारिका। उसे बहुत अच्छी तरह से पता था कि अपने पति को खुश कैसे करना है, लेकिन तुम्हें तुम्हें तो कुछ नहीं पता। एक नंबर की बेवकूफ हो तुम। पति को खुश करना तो तुम्हें नहीं आता, लेकिन पति का मूड कैसे खराब करना है ये तुम्हें बहुत अच्छी तरह से आता है। सरगम गुस्से से बोली, चुप हो जाइए चौहान साहब। आप एक बार फिर से मेरे सामने उस निहारिका की तारीफ कर रहे हैं। स्वर भी तुरंत बोला, तो वो है तारीफ के लायक, इसीलिए तारीफ कर रहा हूँ। बेशक से 100 कमियां होंगी, लेकिन कसम से उस नाइटी में तो वो सच में गजब लग रही थी। जैसे ही उसने कहा, सरगम अब उसके बिल्कुल करीब हुई और उसके शर्ट को कसकर मुट्ठी में जकड़ते हुए बोली, उस निहारिका का तो नहीं पता, लेकिन अब आपने एक बार भी उस निहारिका का नाम लिया ना तो मैं आपकी शिकंजी बना दूंगी। स्वर भी जल्दी से बोला, और फिर मैं उस शिकंजी को पी जाऊंगा।
सरगम एक बार फिर गुस्से से बोली, और फिर मैं आपके गले में अपना हाथ दे दूंगी और सारी शिकंजी बाहर भी निकलवा लूंगी। वहां तक उस शिकंजी को नहीं पहुंचने दूंगी जहां तक सिर्फ मुझे पहुंचना चाहिए। उसकी बात पर स्वर भी हैरान रह गया। उसने तुरंत उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और उसे खुद से सटाते हुए बोला, अच्छा, जरा बताना, मुझे ऐसी भी कौन सी जगह है जहां तक तुम उसे नहीं पहुंचने दोगी। सरगम अब बिल्कुल खामोश हो गई। बोलने को तो वो उसे कुछ बोल दिया था, लेकिन अब स्वर के सवाल ने उसे बिल्कुल खामोश कर दिया था। उसका चेहरा लाल होने लगा था। स्वर एक बार फिर से बोला, तुम्हें पता है, मुझसे ज्यादा ठरकी तुम हो, और मुझसे ज्यादा हवस मुझे अब तुम्हारे अंदर नजर आने लगी है। तुमने मुझे तो यूं ही बदनाम कर रखा है, असली आग तो तुम्हारे अंदर लगी हुई है। सरगम का चेहरा और भी ज्यादा लाल हो गया था। वो जल्दी से बोली, जाइए जाइए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने अरमानों को मेरा नाम मत दीजिए। ये बोलकर उसने सर के सीने पर धक्का मारा और आगे की तरफ बढ़ गई। अब वो खुद से वॉक कर रही थी और सर उसकी तरफ देख रहा था। उसने भी दूसरी तरफ वॉक करना शुरू कर दिया। सरगम ने पलट कर उसकी तरफ देखा और उसे यूं अकेले अकेले चलते हुए देख वो हल्का सा मुस्कुराई और फिर तुरंत उसके पास आ गई। उसने उसके हाथ से अपना हाथ उलझाया और फिर उसे बेहद प्यार भरी नजरों से देखने लगी। सरगम तुरंत बोली, वो शिकंजी सी आपके साथ ऐसे वाक तो नहीं करती थी ना। स्वर के कदम रुक गए और उस सरगम की तरफ घूमा। उसने बड़े ही प्यार से उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोला, वो यूं प्यार भी नहीं करती थी। सरगम के चेहरे पर लंबी सी स्माइल आ गई और अब स्वर ने तुरंत उसे अपनी गोद में उठा लिया। सरगम जल्दी से बोली, क्या कर रहे हैं आप चौहान साहब। स्वर बेहद इंटेंस वॉइस में बोला, अंदर रूम में लेकर जा रहा हूँ। सरगम एक बार फिर से बोली, लेकिन मैं खुद से चल सकती हूँ, अगर कोई देखेगा तो। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही सर बोला, देखता है तो देख ले, ये सर चौहान किसी से डरता नहीं है। बीवी बनने वाली हो तुम मेरी, और एक अच्छा पति तो वही होता है जो अपने बच्चों से पहले अपनी बीवी को गोद में उठाकर घूमे। सरगम हंसकर बोली, लेकिन आप तो ऑलरेडी बाप बन चुके हैं। सर अब थोड़ा मायूस होकर बोला, लेकिन उसे यूं गोद में उठाने का मौका नहीं मिला ना। कोई बात नहीं, अब तो मुझे बहुत सारे बच्चे देना, जिन्हें मैं गोद में उठाकर घूमा करूँगा। सरगम उसकी बात पर हंसने लगी थी। वो दोनों रूम में आए और फिर आकर बिस्तर पर लेट गए। सरगम स्वर की बाहों में पूरी तरह से सिमटी हुई थी और स्वर ने भी उस पर अपनी पकड़ पूरी तरह से कसी हुई थी, जैसे वो रात को कहीं भाग ही न जाए। सुबह का वक्त, चौहान मेंशन। सर ऑफिस जा चुका था, लेकिन उसने सरगम को कहा था कि वो 1 बजे तक रेडी हो जाए, क्योंकि 1 बजे सर उसे शॉपिंग के लिए लेके जाने वाला था। सरगम की शादी के लिए तो लहंगा ले लिया था, लेकिन शादी की बाकी आउटफिट लेना बाकी था, जबकि ज्वेलरी तो कृपा जी पहले ही ले चुकी थी। अब सरगम बस अपने आउटफिट्स और एक्सेसरीज वगैरह के लिए ही स्वर के साथ शॉपिंग पर जा रही थी। धड़कन को अच्छे से दोपहर में खाना खिलाकर अब सरगम शॉपिंग के लिए रेडी हो चुकी थी। स्वर ने जैसे ही गाड़ी भेजी, सरगम गाड़ी में बैठी, क्योंकि स्वर उसे सीधा मॉल में ही मिलने वाला था। वो मॉल पहुंची तो स्वर ऑलरेडी उसका इंतजार कर रहा था। पहले उसने स्वर के साथ बाकी की शॉपिंग की और फिर स्वर उसे लेकर पर्सनल केयर स्टोर में आया। सरगम हैरानी से स्वर की तरफ देखते हुए बोली, ये आप मुझे कहाँ लेकर आए हैं चौहान साहब, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या। ये बोलते हुए उसकी नज़र सामने लगे हुए क्लोसेट और डमीज की तरफ थी, जिसमें
नाइटीज और लिंगरी वगैरह रखी हुई थी। वो सब देखकर ही सरगम को शर्म आ रही थी। स्वर उसकी तरफ देखते हुए बोला, जब तुम मेरे साथ हनीमून पर जाओगी तो क्या तुम्हारा वहां पर भी साड़ियाँ पहनने का इरादा है क्या, या फिर ये लंबे लंबे एकदम लहंगा चोली वाली सूट। ये बोलते हुए उस सरगम के कपड़ों की तरफ देख रहा था जहां उसने फ्रॉक सूट पहना हुआ था। सरगम हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, हम हनीमून पर भी जाने वाले हैं? स्वर सार्कास्टिकली बोला, नहीं नहीं, हम हनीमून पर क्यों जाएंगे? हनीमून पर तो इंसान जाते हैं, हम तो इंसान है ही नहीं ना। सरगम उसकी बात पर हंसी। तभी एक फीमेल स्टाफ उन दोनों के पास आई और मुस्कुराते हुए बोली, हाउ कैन आई हेल्प यू? स्वर ने एक नज़र सरगम की तरफ देखा और बोला, 34। अभी वो बोल ही रहा था कि सरगम ने तुरंत उसका हाथ खींच अपने दांत पीस लिए थे। जिस तरह से उसे देखकर स्वर उसका साइज उस लड़की को बता रहा था, उसे स्वर पर गुस्सा आ रहा था। वो अब उस लड़की की तरफ देखकर बोली, एक मिनट आप रुकिए, मैं अभी बताती हूँ। ये बोलकर वो स्वर का हाथ पकड़कर साइड में आई और बोली, ठीक है, हमें हनीमून पर जाना है तो मुझे ये सारी शॉपिंग करनी है, लेकिन आपको तो मेरे साथ यहाँ पर रहने की ज़रूरत नहीं है ना, तो चलिए निकलिए यहाँ से, मैं अपनी शॉपिंग खुद कर लूँगी। स्वर हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोला, लेकिन मेरे अंदर कौन से कांटे लगे हैं जो मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता? सरगम तुरंत बोली, आप जा रहे हैं या नहीं? स्वर ने अब और भी ज्यादा मुंह बनाया। सरगम उसकी तरफ देखते हुए बोली, ओके फाइन, अगर आपको बाहर नहीं जाना तो मुझे कोई शॉपिंग नहीं करनी, मैं ऑनलाइन मंगवा लूँगी। वैसे भी ऑनलाइन सस्ते मिलते हैं। कहाँ ये मुझे 5,000 की एक दो देंगे और मैं ऑनलाइन 5,000 की 50 मंगा लूँगी। उसकी बात सुनकर स्वर ने अपना माथा पीट लिया और बोला, वो बात ऑनलाइन वाली में कहाँ जो यहाँ मिलने वाली में है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम मुझे शॉपिंग में अपने साथ नहीं रखना चाहती तो इट्स ओके, मैं जा रहा हूँ बाहर, लेकिन प्लीज़ अच्छी अच्छी और सेक्सी लेना, जिनमें तुम्हें देखते ही बस मैं और मेरा कुतुब मीनार मेरा दिल खिल जाए। उसकी बात पर सरगम उसे घूरते हुए देख रही थी। बेशक से स्वर ने अपनी बात बीच में ही रोक दी, लेकिन सरगम को उसकी सारी बातें बहुत अच्छी तरह से पता थी। स्वर अब मुंह बनाते हुए स्टोर से बाहर निकल गया और सरगम वापस काउंटर पर आ गई। वो लड़की अब उसे इनरवियर दिखाने लगी थी। वो पहले उसे अपर इनरवियर दिखा रही थी। सरगम ने एक पीस अपने हाथ में उठाया और बोली, मुझे लगता है आप मुझे गलत साइज दिखा रही हैं, ये मेरा साइज नहीं है। वो लड़की जल्दी से बोली, लेकिन सर ने तो आपका साइज 34 बताया है और मुझे लगता है कि सर बिल्कुल सही हैं। सरगम ने उसे घूर कर देखा। वो लड़की जल्दी से बोली, आई एम सॉरी, मैं आपको दूसरा साइज दिखा देती हूँ। आप मुझे बता दीजिए आपको कौन सा साइज चाहिए? सरगम ने गहरी सांस लेकर कहा, 32। अब वो लड़की उसे 32 साइज दिखाने लगी, जो सरगम को अब छोटा लग रहा था। वो खुद में ही उलझते हुए बोली, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मेरा साइज आखिर है क्या? वो लड़की उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप एक काम कीजिए, 32 और 34 दोनों अपने साथ चेंजिंग रूम में ले जाइए और जाकर चेक कर लीजिए। जो आपको कंफर्टेबल लगे वही ले लीजिएगा। सरगम मुस्कुराई और बोली, हाँ यही सही है, मैं इन दोनों को ले जाती हूँ। ये बोलकर उसने 2 पीस उठाई और उन्हें लेकर चेंजिंग रूम में चली गई। कुछ देर बाद वो चेंजिंग रूम में खड़ी थी, जहाँ सामने बहुत बड़ा मिरर लगा हुआ था और इस वक्त उसने 32 नंबर का इनर वियर पहना हुआ था, जो उसे खुद पर टाइट लग रहा था। वो हैरानी से खुद को देखते हुए बोली, ये क्या बात हुई? पहले तो मुझे 32 इतना टाइट नहीं आता था, लेकिन अब तो
ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने इसे पहना तो मैं सांस भी नहीं ले पाऊंगी। मुझे लगता है मुझे चौथी से लेना चाहिए। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही पर्दे के पीछे से स्वर बाहर निकला और बोला, मैंने तो पहले कहा था तुम्हें कि तुम्हें 34 नंबर ही आएगा। उसकी बात सुनते हुए सरगम ने साइड में देखा जहां पर पर्दा लगा हुआ था और उस पर्दे के पीछे स्वर खड़ा था। वो ये इमेजिन भी नहीं कर सकती थी। वो हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप यहाँ पर कब आए और आपकी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ पर आने की? मैं कपड़े चेंज कर रही थी और आप मुझे देख रहे थे। कितने बेशर्म हैं आप चौहान साहब। सर उसके बिल्कुल करीब आया और उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे अपने करीब खींचते हुए बोला, अपनी होने वाली बेबी को देखना कौन सी बेशर्मी होती है, ज़रा बताना। अब तुम तो मुझे अपने साथ रख नहीं सकती थी तो मैं क्या करता? मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था। लेकिन ये सब छोड़ो, पहले ये देखो कि मेरा बताया हुआ साइज एकदम परफेक्ट था। मैंने कहा था ना तुम्हें तुम्हारा 34 है, तो देखा अब कैसे तुम्हें तुम्हारा 32 छोटा लग रहा है। उसकी बात पर सरगम की बोलती अब बंद हो गई थी। एक तो वो वैसे ही स्वर के साथ बहुत awkward सी सिचुएशन में थी। हालांकि उन दोनों ने एक दूसरे को बहुत बार देख लिया था, लेकिन फिर भी उसे शर्म आ रही थी। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, अगर किसी को पता चला कि आप मेरे साथ इस तरह से चेंजिंग रूम में हैं तो कितना अजीब लगेगा जॉन साहब। सर बेहद इंटेंस वॉइस में बोला, कुछ अजीब नहीं लगेगा। सबको यही लगेगा कि एक पति अपनी होने वाली पत्नी को उसका परफेक्ट साइज लेने में हेल्प कर रहा है। कितना केयरिंग पति है उसका। काश ऐसा पति उसे भी मिल सकता। उसके बात पर अब सरगम मुस्कुरा रही थी। उसका चेहरा एकदम लाल हो रहा था। वो अब उसे पीछे करते हुए बोली, ओके फाइन, अब आपने मेरी हेल्प कर दी ना, तो अब आप जाइए यहाँ से। अब मुझे आपकी कोई ज़रूरत नहीं। और खबरदार, अगर आप स्टोर के अंदर रहे तो चुपचाप बाहर जाइएगा। सर छट से बोला, ऐसे कैसे? अभी तो हमने सिर्फ अपर वेयर का साइज सिलेक्ट किया है, अभी लोअर वेयर। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही सरगम ने उसके मुंह को अपने हाथ से दबा दिया। सर ने एक बार फिर से उसकी पीठ पर अपना हाथ रख दिया। इस बार उसका हाथ सीधा सरगम की इनर वियर की हुक पर था और वो धीरे धीरे उसके हुक को खोल रहा था। सरगम बेहद इंटेंस वॉइस में बोली, क्या कर रहे हैं आप जॉन साहब? मत कीजिए ना, हम घर पर नहीं हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ आपसे कि आप मुझे आपसे बचकर रहने की ज़रूरत है। जैसे जैसे शादी का वक्त पास आता जा रहा है वैसे वैसे आप सच में हवसी होते जा रहे हैं। सर उसकी तरफ गहरी नज़रों से देखते हुए बोला, अब अगर अपनी बीवी को प्यार करना तुम्हें हवस लग रहा है तो इसमें मैं क्या ही कर सकता हूँ। लेकिन तुम खुद सोचो, तुम मेरे सामने यूं खड़ी हो और मैं तुम्हें जरा सा भी प्यार न करूं, फिर तो मेरी मर्दानगी पर ही सवाल उठ जाएगा। उसकी बात पर सरगम कुछ कहती उससे पहले ही सर उसके क्लीवेज पर झुक गया और जहां अभी अभी सरगम ने वो इनर वियर पहना था वहां अब उसके होठ थे और वो इनर वियर धीरे धीरे सरगम के बदन से नीचे सरकता जा रहा था। सर उसे बेहद पैशनेटली किस कर रहा था और सरगम उसके होठों को लगातार अपने बदन पर महसूस कर रही थी। उसकी सांसों ने गहरा होना शुरू कर दिया था और धीरे धीरे उसकी सिसकियां भी निकलने लगी थी। जैसे ही सर ने उसे हल्का सा बाइट किया वो तेजी से चिल्ला पड़ी। सर ने तुरंत उसके होठों पर अपना हाथ रखा और फिर उसकी तरफ देखते हुए बोला, पिटवाओगी क्या? सरगम उसे गहरी नजरों से देखते हुए बोली, इतनी किसी की औकात नहीं कि मेरे चौहान साहब को हाथ भी लगा दे। उसकी बात पर अब
स्वर के चेहरे पर भी मुस्कुराहट तैर गई थी। उसने हल्का सा उसके होठों को चूम लिया और बोला, मन तो कर रहा है तुम्हें पूरा खा जाऊं, लेकिन जानता हूँ यहाँ अब ज़्यादा देर खड़े भी नहीं रह सकते, और अगर खड़े रहे भी तो फिर और बहुत कुछ खड़ा। उसकी बात पूरी होने से पहले अब सरगम ने उसके होठों पर अपना हाथ रख दिया था। वो दोनों चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट लिए एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। दोनों ने अब एक दूसरे के मुंह से अपना हाथ हटाया। सरगम स्वर की तरफ देखते हुए बोली, प्लीज आप जाइए ना यहाँ से जहान साहब, मैं बस 5 मिनट में बाहर आती हूँ। स्वर ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और फिर चेंजिंग रूम से बाहर निकल गया। सरगम ने दरवाजा बंद कर एक गहरी सांस ली और मुस्कुराने लगी। उसे तो यकीन नहीं हो रहा था कि वो इंसान जिसे वो एक नज़र देखना भी नहीं बर्दाश्त करती थी, आज वो यूं ट्रायल रूम में उसके साथ रोमांस कर रही थी। तभी उसकी नज़र नीचे जमीन पर गिरे हुए इनर वियर पर गई। उसने तुरंत उसे उठाया और फिर अपने बाकी के कपड़े पहनकर जल्दी से बाहर आ गई। जैसे ही उसने बाहर आकर सेल्स गर्ल को बताया कि उसे 34 नंबर ही चाहिए, वो सेल्स गर्ल तुरंत बोली, मैंने तो पहले ही कहा था आपको कि सर ने आपका साइज बिल्कुल परफेक्ट बताया है। वैसे एक बात तो है, आदमी लोग कभी भी गलत साइज नहीं बताते। हमें खुद को अपना साइज पता नहीं होता, लेकिन उन्हें पता होता है। पता नहीं कैसे। सरगम उस सेल्स गर्ल को घूर कर देखने लगी तो अब वो तुरंत काउंटर पर चली गई। सरगम ने उसके बाद अपने लिए बाकी सब भी लिया और फिर स्टोर से बाहर आ गई। अब स्वर सच में उसका बाहर इंतजार कर रहा था। उसने स्वर के पास आकर उसे देखते हुए कहा, घर चलें? स्वर ने उसे देखते हुए बोला, तुम्हें लगता है कि अब हम दोनों घर जा पाएंगे? सरगम हैरानी से बोली, क्या मतलब क्या है आपका? स्वर उसके करीब हुआ और बोला, अगर तुम्हें घर लेकर जाऊंगा तो सबकी नज़रें एक बार फिर से हम दोनों पर होगी, क्योंकि हम सीधा अपने रूम में जाएंगे। इसीलिए सोच रहा हूँ कि हम घर न जाकर कहीं और चलें, जहाँ मैं तुमसे थोड़ा प्यार कर सकूँ। सरगम जल्दी से बोली, स्टॉप इट चौहान साहब, मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना, मुझे बस घर जाना है और आप मुझे सीधा घर ही लेकर जाएंगे। खबरदार, अगर आप मुझे कहीं और लेकर गए तो पहले ही आपने मेरे तकरीबन 4 घंटे वेस्ट कर दिए हैं। स्वर मुंह बनाते हुए बोला, एक तो मैंने तुम्हें इतनी शॉपिंग करवाई और ऊपर से तुम मुझे ही ब्लेम कर रही हो कि मैंने तुम्हारा टाइम वेस्ट किया है। अभी वो बोल ही रहा था कि तभी निहारिका वहाँ पर आई और स्वर की तरफ देखते हुए बोली, अगर अंडर सर्विंग लोगों पर अपनी एनर्जी वेस्ट करोगे तो सामने वाला तो सुनाएगा ही। अब उन्हें क्या पता कि उन्हें जो मिल रहा है इतनी तो उनकी हैसियत भी नहीं, लेकिन फिर भी नखरे ऐसे जैसे न जाने क्या ही हो। ऐसा ही होता है जब औकात एक चवन्नी की भी ना हो और बैठे बिठाए इंसान को दुनिया भर की शोहरत मिल जाए। ये बोलते हुए उसकी तिरछी नज़रें सरगम पर थी और सरगम बेशक खामोश थी, लेकिन उसकी शांत नज़रें भी बहुत कुछ बोल रही थी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।